चांदपुर सरयू किनारे बसा बलिया जिले का आखिरी गांव। कहते हैं चांद पर पानी है कि नहीं, ये तो शोध का विषय है, लेकिन चांदपुर की किस्मत में पानी ही पानी है। चांदपुर चलता है पानी में, जीता है पानी में और टूटता भी है पानी में। सालों से चली आ रही विनाशकारी बाढ़ ने इसके इतिहास भूगोल से कई बार छेड़छाड़ किया है, लेकिन बूढ़े हो रहे लेखपालों के कागज में और दिन भर बीपी शुगर की दवाई खा रहे बाढ़ नियंत्रण अधिकारियों की आंखों में चांदपुर की ग्राम सभा एक है, जनपद एक और प्रदेश एक है। इस गांव में अधिकतर लोग किसान हैं, कुछ फौजी जवान हैं, करीब 4 मास्टर, 2 क्लर्क, 4 बुद्धिजीवी, 3 क्रांतिकारी, 2 प्रेमी, 1 कवि और अनगिनत नेता हैं। गांव में प्रवेश करते ही सड़क टूटनी शुरू हो जाती है। गांव में अपने आप पैदा हो गए गड्ढे भारतीय भ्रष्टाचार की गहराई का अलंकारिक वर्णन करते ये बताते हैं कि इस देश में ड्राइविंग लाइसेंस लेने से आसान ठेकेदारी का लाइसेंस लेना और खैनी बनाने से आसान सड़क बनाना है। लगभग 100 मीटर इसी अंदाज में सीधे चलने के बाद नवीन विद्युतीकरण का शंखनाद करता एक खंभा दिखता है। खंभे पर क्षेत्र के छोटे बड़े नाटे मझोले नेताओं के पोस्टर जोंक की तरह चिपके हैं। 1 मिनट बिजली के खंभे और दूसरे मिनट पर पोस्टरों को देखने के बाद यकीन हो जाता है कि खंभे के तार में बिजली दौड़े या न दौड़े, गांव की रगों में राजनीति की बिजली बड़ी तेजी से दौड़ रही है और विद्युत ऊर्जा पैदा करने में भले ही हम फिसड्डी हों, लेकिन राजनीतिक ऊर्जा पैदा करने में हम अभी भी पहले स्थान पर हैं। बस इसी रास्ते पर थोड़ा सा आगे चलने पर बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय और डाक बंगला पड़ता है, जिसके कैंपस में उगाए आवारा घासों और बेहया के पौधों ने बाढ़ विभाग के साथ साथ वन विभाग से भी अपना संबंध स्थापित कर लिया है और बगल में जंग खा रहे पीपा के पुलों, डूबते पत्थरों और बालू की बोरियों के साथ मिलकर ये ऐलान कर दिया है कि चांदपुर में बाढ़ छोड़कर सब कुछ नियंत्रण में रहता था और आगे भी रहता रहेगा। डाक बंगले के ठीक बाद गांव का एहसास कराती गांव की उन बस्तियों में बने उन घरों के दर्शन होने लगते हैं जो शहरों के वातानुकूलित कमरे में बैठे योजना आयोग के विद्वानों, स्त्री के वक्षस्थल, कटि प्रदेश और सुरमई आंखों पर कविता करते उकता गए रोमांटिक कवियों को कविता करने और गरीबी पर चिंता व्यक्त करने के लिए एक साथ आमंत्रित करते हैं और धूसर लैंडस्केप रचते हुए दिखाते हैं टूटी हुई झोपड़ियों की ऐसी श्रृंखला जिसको देखकर कोई भी सहज ही अनुमान लगा सकता है कि लाख प्रयास के बावजूद भी ये दुनिया बाकी दुनिया के कई प्रकाश वर्ष दूर है। इसी सड़क से हटकर ठीक बाएं देखते ही सरयू किनारे हजारों एकड़ परती उपजाऊ और ऊसर खेतों का एक ऐसा मनोरम मैदान शुरू हो जाता है जिसको कवि देख ले तो काव्य का एक नया छंद बने, गालिब की नज़र फिरे तो मोहब्बत की कोई नज्म हो, पंडित रविशंकर देख लें तो तरब के तारों से एक नई आलापचारी उठे, आम आदमी देखे तो उसका मन मयूर और छुट्टा जानवर देख ले तो बेसहुर हो उठे। देसी भाषा में किसी नदी के किनारे बसे ऐसे भूभाग को दियरा कहा जाता है। इसी दियरे में किसी बुझ रहे दिए सा 12 महीने टिमटिमाता, धरती की रेंगनी में टंगे किसी फटे कपड़े की तरह लहराता, आधा सरयू के इस पार आधा सरयू के उस पार रहता है चांदपुर गांव। ये इस पार और उस पार की भौगोलिक संरचना ही चांदपुर की ताकत और यही उसकी कमजोरी है। इस पार की मुख्य सड़क के बीच बगल में शिव जी का मंदिर है, उसी के ठीक बगल में एक बसवारी है, बसवारी के बगल में नीम के नीचे काली माई का चौरा और चौरा के बगल में सैकड़ों साल पुराना एक कुआं, कुएं के बगल में पीपल का एक विशालकाय पेड़ और पेड़ के नीचे गांव के ग्राम देवता डीह बाबा हैं। चैत की कटनी के दिनों में समूचा गांव इसी बाबा की छाया में अपना खलिहान लगाता है, अनाज की दंवरी करता है, जेठ की धूप में बैठकर सुस्ताते हुए रेडियो पर हेलो फरमाइश के गीत सुनता है और रात के समय दोस्तों की फरमाइश पर महुआ पीकर सारे गांव को गाली सुनाता है। हाँ, बाढ़ के दिनों में ठीक यहीं बैठकर गांजा फूंकता है और भांग खाता है। इन सब कामों में कुछ ऊंच नीच आगे पीछे होता है तो हो जाए,
लेकिन हर मौसम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बतियाना नहीं छोड़ता है। अब शिक्षा दीक्षा की बात करें तो गांव में एक संस्कृत पाठशाला है जिसका संस्कृत से वैसा ही संबंध है जैसे राजनीति का राजनैतिकता और नेता का ईमानदारी से होता है। स्कूल कमेटी में आए दिन होने वाले लफड़े और स्कूल के मैनेजर नथुनी सिंह द्वारा घूस लेकर अपने दूर के दामादों की जाने वाली भर्ती के बाद ये बड़े ही सम्मान और गर्व के साथ कहा जा सकता है कि संस्कृत पाठशाला घर बैठकर अवैध पैसा कमाने का एक सुसंस्कृत स्थल है। यहाँ से गिनकर 2 मिनट चलने पर एक प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल भी बना है जिसकी दीवारों पर गिनती पहाड़ा के अलावा सब पढ़ें सब बढ़ें का बोर्ड लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी बच्चों से ज़्यादा अध्यापक आ जाते हैं तो कभी समन्वय और सामंजस्य जैसे शब्दों की बेइज्जती करते हुए एक ही मास्टर साहब स्कूल के सभी बच्चों को पढ़ा देते हैं। स्कूल के ठीक आगे पंचायत भवन है जिसके दरवाजे में लटक रहे ताले की किस्मत और चांदपुर की किस्मत में कभी कभी खुलना नहीं लिखा है। मालूम नहीं कब ग्राम सभा की आखिरी बैठक हुई थी, लेकिन पंचायत घर के बरामदे में सांड गाय बैल खेत चरने के बाद सुस्ताते हुए मूड़ी हिला हिलाकर गहन पंचायत करते रहते हैं और कुछ देर बाद पंचायत भवन में ही नहीं गांव की किस्मत पर गोबर करके चले जाते हैं। हाँ, गांव के उत्तर एक निर्माणाधीन अस्पताल भी है जो लगभग 2 साल से बीमार पड़ा है। उसकी दीवारों का कुल जमा इतना प्रयोग है कि उस पर गांव की महिलाओं द्वारा गोबर आसानी से पाथा जा सकता है। साथ ही गांव के दिलजले लौंडों द्वारा खजुराहो, कोणार्क, वात्स्यायन और पिकासो को मात देती हुई कुछ अद्भुत कलाकृतियां बनाकर कला जगत के सम्मुख नई चुनौती उत्पन्न की जा सकती है। अस्पताल की छत पर बने कुछ अर्धनिर्मित कमरे भी हैं जिनमें दिन में जुआ और रात में गांव के प्रेमियों द्वारा एक ऐसे शारीरिक कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है जो अस्थाना भाव में दिन में नहीं किया जा सकता। हाँ, इंटर कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर और डिग्री कॉलेज 12 किलोमीटर दूर है कि लाख दूरियों के बावजूद चांदपुर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही जगह से संचालित होती हैं। जी हाँ, एक ही जगह से। बस उसी जगह ऑटो वाले ने ब्रेक मारकर पान थूंक दिया और बड़े जोर से कहा, लो दादा आ गए चांदपुर। ये रहा मैनेजर साहब का घर और वो रहे डब्लू नेता। इतना सुनते ही 5 लड़के हड़बड़ा कर उठ गए। 5 ने अपना अपना सामान समेटा और आंखें मलते हुए देखा। सामने पूर्व प्रधान नथुनी सिंह उर्फ मैनेजर साहब का चमचमाता हुआ घर स्पष्ट दिख रहा है। घर के आगे खड़े 2 बड़े ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल और कई नौकर चाकर ये चीख कर बता रहे हैं कि गांव की उन्नति की बात भले असत्य हो, लेकिन ये परम सत्य है कि 10 सालों में मैनेजर साहब ने अपनी उन्नति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 5 लड़के सामान लेकर ऑटो से उतर गए। इधर बरामदे में अलाव ताप रहे मैनेजर साहब के सुपुत्र युवा नेता डब्लू जी ने इनको देख लिया। आइए, आप सबका चांदपुर में हार्दिक स्वागत है। कुर्सी लाओ रे। झटपट से एक नौकर कुर्सी लेकर आया, दूसरा चाय लेने चला गया। डब्लू नेता ने साल लपेट कर कहा, बैठिए। देखिए तो आप लोगों के आते ही धूप भी निकल आया। अब आराम से जाकर सरयू जी में तेल लगाकर नहाइए, मिजाज फ्रेश हो जाएगा। कारे बित्तन ने डब्लू जी का पैर छूते हुए सिर हिलाया। हाँ भैया, कहेंगे तो स्नान के बाद चांदपुर के उस पार भी घुमा देंगे। डब्लू नेता ने मना किया। ना, अभी जिस काम के लिए आए हैं उसको कर लेने दो। जानते हो ना कि काम कितना रिस्की हो गया है। परीक्षा के 1.5 महीने पहले कहीं बोर्ड का फार्म भरा जाता है? ना भैया, एकदम ना। वही तो हम लोगों से रास्ते में समझा रहे थे। लेकिन भैया कुछ ले देकर करवा दीजिए, इस बेचारे का ब्याह नहीं हो रहा है। इस दाढ़ी वाले भैया को हाई स्कूल पास न होने के कारण सिक्योरिटी गार्ड का बढ़िया नौकरी नहीं मिल रहा है। ये जोधपुर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। हाई मोबाइल वाले भैया आगे चलकर क्लर्की करना चाहते हैं। बित्तन की इस घनघोर पैरवी को सुनकर 5 लड़कों के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। जी भैया, हम लोगों ने तो हाई स्कूल इंटर में लगातार फेल होने के बाद पढ़ाई ही छोड़ दिया था। अब आपका ही आसरा है।
डब्लू नेता ने इस विनम्रता और अपनी तारीफ को अस्वीकार करते हुए कहा, मनोहर जी, इन लोगों का काम आज देख लीजिए, इनको कल जाना भी है। जी भैया। पांचों लड़कों ने मनोहर मास्टर के पैर छूकर झट से प्रणाम किया। मनोहर मास्टर बात करने में मशगूल हो गए। इधर ऑटो वाला बित्तन भी डब्लू नेता से इसी महीने होने वाले चांदपुर की सरस्वती पूजा के बारे में बतियाने लगा। उधर मैनेजर साहब ईशान कोण पर बने अपने पूजा घर में पूजा करने में व्यस्त थे और पूजा खत्म होने में अभी समय था, लेकिन बांध पर घर होने के कारण राहगीरों ने इन लड़कों का हुलिया देखकर सारा मामला समझ लिया और चंद मिनट के भीतर ही हल्ला कर दिया कि बोर्ड की परीक्षा से 1 महीने पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का फॉर्म भरने बंगाल, झारखंड और आसाम से कई लड़के चांदपुर आए हैं। मैनेजर साहब को यह स्थिति समझते देर न लगी। उन्होंने मनोहर मास्टर को बुलाकर कहा, मनोहर जी, इन लोगों का काम करके जल्दी से ट्रेन पकड़ा दीजिए। बात जिला विद्यालय निरीक्षक तक गई तो दिक्कत होगी और इनसे साफ साफ कह दीजिए कि परीक्षा शुरू होने के 3 दिन पहले हमें फुल पेमेंट चाहिए। 40,000 से 40 रुपया कम नहीं होगा। ये बनिया की दुकान नहीं है कि उधार खाता चलेगा। इस साल परीक्षा सेंटर लेने में ही कई लाख रुपया लग गया है। जी जी ठीक है। और सुनिए, आज जाकर क्लास लीजिए और सभी विद्यार्थियों से कहिए कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। कल शाम तक परीक्षा का फाइनल डेट आ जाएगा। इस आदेश को सर आंखों पर उठाकर मनोहर मास्टर ने लड़कों का सारा ज़रूरी कागज़ जमा कर लिया और 10 मिनट बाद अपनी साइकिल पर सवार होकर सीधे इंटर कॉलेज का रुख लिए। थोड़ी दूर बढ़ते ही खेदन की टी स्टॉल पर उनका एक सवाल से सामना हुआ। माट साहब, बड़ा सवेरे सवेरे भाग रहे हैं, तनख्वाह मिल गया क्या? मनोहर मास्टर इस सवाल को हमेशा की तरह नज़रअंदाज करके जेठ के खेत में जुते हुए बैल की तरह सीधे चलने लगे। अचानक उनके सामने एक साइकिल वाले ने ब्रेक मार दिया। मनोहर मास्टर चौंक गए। उनके मुंह से निकला, अरे राकेश, तुम ये कैसा हुलिया बना लिए हो जी? माट साहब प्रणाम। अरे बस करो, जाड़ा पाला में ज़्यादा मेहनत न करो। कहाँ सुबह सुबह झांझा मेल की तरह भागे जा रहे हो? सर, जा रहे हैं उस आवारा को उठाने। सुना है कि आज आप क्लास लेने वाले हैं। मनोहर मास्टर मुस्कुराने लगे। बिल्कुल ठीक सुना है। कल बोर्ड एग्ज़ाम का फाइनल डेट आ रहा है। सभी विद्यार्थियों को आज एक विशेष सूचना मिलने वाली है। फटाफट सबको लेकर क्लास में आ जाओ। ठीक है सर, आप चलिए, हम अभी आ रहे हैं। इतना कहने के बाद राकेश नामक लड़के ने साइकिल का पैडल दबाया और गांव के उस पूरब टोले की ओर रुख कर लिया जहां छत पर एक दीवाना लड़का रात भर लव लेटर लिखने के बाद कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा था।